कब दूर है इनसे, सूरज तो सजदे में सर झुकाए, सितारे करे चाकरी कायनात का हर कतरा इन पे बल बल जाए। मंदिर के दीपक सी है ये मस्जिद की पाक अजान है, गिरजाओं की घंटी सी पावन गुरुवाणी सी महान है। फिर क्यों इतनी बेटी पे यारी चलती है, फिर क्यों बेटी की चिता गर्भ में जलती है। मत कम्मा को ये फलक से उतरी हुई सी है परियां, और सोच बदल के देखो पल दो पल के लिए, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। बेटियां बेटियां जान सी बेटियां, बेटियां बेटियां फूल सी बेटियां। नमस्कार, खुशामदीद, इस्तकबाल। मैं धनराज दाधीच आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मुझे नीलम वर्मा की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि रंग बिरंगा सुलझा रिश्ता जैसे ऊन सलाई का, रंग बिरंगा सुलझा रिश्ता जैसे ऊन सलाई का, बखिया तुरपन सुई धागा बिटिया नाम कढ़ाई का, रिश्तों के आभूषण गढ़ती टाका छीजत लिए बिना, स्वर्णकार कैसी ये जो कुछ लेती नहीं घड़ाई का। या यूं कहें कि वेदना को मात देती विघ्न को पल में ठगे, मेघ बरखा धूप छाया मीत है इनके सगे, दें अगर परवाज इनके हौसलों के पंख को, 10 दिशाओं से बड़ा आकाश भी छोटा लगे, 10 दिशाओं से बड़ा आकाश भी छोटा लगे। दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है बेटियां। तो आइए क्यों ना हम एक बेटी का इस्तकबाल करें जो एक बहुत मशहूर चित्रकार हैं, जो आला दर्जे की कहानीकार हैं, जिनकी 2 पुस्तकें अनछुए ख्वाब और मेरे प्रिय प्रकाशित हो चुकी है, जिनकी 3 पुस्तकें बाजार में आने वाली हैं। या यूं कहें कि वो एक हौसलों की ऊंची उड़ान है, और उनका नाम है इरा टाक। इरा, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नाम करेंगी रोशन बेटियां। इरा, आपने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया है वो सचमुच आपकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। हम आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आइए डालते हैं आपके जीवन पे एक खास नज़र। नाम करेंगी रोशन बेटियां। कुदरत ने जिंदगियां हम सबको लगभग एक जैसी दी हैं। थोड़े दुख, थोड़े सुख, कभी परेशानियां। यह इंसान पर है कि वह कैसे दुखों पर जीतता है और कैसे अपनी खुशियों में इजाफा करता है। यह उस जिंदगी का सफरनामा है जिसने कम उम्र में कई मंजिलें तय की, अपने सफर को रोमांचक और बेहतर बनाया, चुनौतियों को अवसरों में तब्दील किया और रंगों और शब्दों के जहान को अपने भीतर के उजालों से रोशन किया। और उसका नाम है इरा टाक। इरा अपने माँ बाप की इकलौती संतान रही है। हिंदुस्तानी समाज में इकलौती संतान के रूप में लड़की होना बड़ी चुनौती होती है। घर और बाहर दोनों जगह हीन भाव से देखा जाता है, पर इरा ने इसे अपनी ताकत बनाया और बेखौफ आगे बढ़ती रही। इरा का जन्म बीकानेर में हुआ, जहां पिता इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इंजीनियर के रूप में पदस्थापित थे, पर उनका बचपन बदायूं में बीता। मां वहां भूगोल की लेक्चरर थी। इरा की मां मूलतः आधुनिक उत्तराखंड से थी। पहाड़ी सहजता, सरलता और जीवट मां से विरासत में मिले। पिता राजस्थान से हैं, जिनसे मरुस्थली साहस का पाठ सीखा, और फिर इरा ने राजस्थान को अपना घर और जमीन मान लिया। इरा ने बीएससी, इतिहास में एमए और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर दिल्ली के एक टीवी चैनल के साथ अपने करियर की शुरुआत की। पर व्यक्तिगत जीवन के थपेड़ों के बीच कैंसर ने उनके शरीर में जगह बना ली। लेकिन चुनौतियां बढ़ी तो हौसला भी बढ़ा। जीवन में आस्था भी प्रबल होती गई। कैंसर से एक लड़ाई लड़ी और विजेता बनकर बाहर आई। और फिर जीवन में गहरी आस्था और आत्मविश्वास के घोड़े पर सवार होकर इरा ने एक नया सफर शुरू किया और रंगों का रास्ता चुना। हालांकि चित्रकारी का कोई औपचारिक विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, पर खुद सीखा और आगे बढ़ती गई। फिर मंजिलें खुद ब खुद आकर उनसे गले मिलने लगी। सोशल मीडिया के जरिए पहली पेंटिंग अमेरिका में बिकी और फिर वे काम करती गई। पहले अमेरिका और यूरोप, फिर भारत में उनके काम को प्रशंसक और खरीदार मिलते चले गए। एक चित्रकार के रूप में 6 सोलो शो कर चुकी इरा को अपनी कला के हुनर के लिए कई इनाम मिले हैं।
2 साल पहले केंद्रीय ललित अकादमी की 55वीं प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग चुनी गई, जो एक स्वप्रशिक्षित चित्रकार के लिए लगभग असंभव सा माना जाता है। इरा ने अपनी जिंदगी के अनुभवों और कल्पनाओं को कैनवास पर ही नहीं बल्कि कागज पर भी उतारा। उनके यही अनुभव अनछुआ ख्वाब और मेरे प्रिय नामक 2 किताबों के रूप में प्रकाशित हैं। इरा एक सशक्त कहानीकार हैं और उनकी कहानियों का संग्रह देश के बड़े प्रकाशन से आ रहा है। इरा का रचनात्मक सफर जारी है। लेखन कला के 2 मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। रुकना सीखा नहीं, हारना उनकी आदत नहीं, चुनौतियां उन्हें डरा नहीं सकती, बाधाएं उन्हें उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। बेटियां ऐसे ही नाम रोशन करती हैं और उनकी रोशनी दुनिया के अंधेरों को कम करती है। यानी बेहतर दुनिया का सपना बेटियों के बिना मुमकिन नहीं है। नाम करेंगी रोशन बेटियां। इरा, आपकी उपलब्धियों को देख के ऐसा लगता है कि बेटियां समाज पे बोझ नहीं हैं, वो समाज का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। खैर, आप हमें बताएं कि माँ बाप की इकलौती संतान के रूप में बेटी होना कैसा रहा? इकलौता होना बहुत स्पेशल है और इस वजह से मेरे रास्ते बहुत आसान रहे बचपन से ही। हालांकि मुश्किलें भी बहुत रही, क्योंकि इकलौते होने की वजह से आपको प्यार के साथ साथ सारी डांट भी सुननी पड़ती है और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत डबल ट्रिपल हो जाती हैं। इकलौते बच्चे की वजह से उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चे को लेके। बचपन में मुझे इन सवालों का सामना करना पड़ता था कि अच्छा क्या कितने भाई बहन हैं आपके, तो मैं बताती थी इकलौती हूँ। तो अच्छा इकलौती हो, कोई बहन तो होगी? उनका नहीं, तो भाई है। तो भाई पे बहुत ज़ोर रहता था लोगों का कि भाई नहीं है। और लेकिन तो मुझे लगा, हाँ तब मुझे दिमाग में आ गई थी कि हाँ लड़कों को स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन साथ साथ लोगों का प्यार भी मिलता था कि इकलौती है। तो जैसे घर में बहुत प्यार मिलता है, तो ऐसे बाहर भी लोगों का अटेंशन और प्यार हमेशा मिलता रहा। आपकी जैसे भी परवरिश हुई है उसमें पिता की क्या भूमिका रही? मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, इंजीनियर थे वो। उनका वैसे ही थोड़ा थिंकिंग था कि लड़की है तो ज़्यादा पढ़ाई मतलब नहीं और शादी कर दें, कम मतलब 17-18 साल की हो तो शादी कर दें। तो उनका काफ़ी इस वजह से क्लैशेस रहते थे मुझसे। उसके अलावा उनको बहुत लड़के की भी चाह रही काफ़ी सालों तक कि एक लड़का होता। हालांकि वो मुझे लड़कों वाले काम भी सिखाते थे, ऐसे रिपेयर होता है चीज़ें, तुम्हें आना चाहिए क्योंकि तुम ही हमारा लड़का और लड़की हो। लेकिन फिर भी उनके उनके दिमाग में क्या रहता था कि लड़का हो जाता तो और अच्छा रहता। तो इस तरह से बातें भी होती थी कि लड़का गोद ले लेते हैं। तो ये सब थोड़ा मेरे और मेरे फादर के बीच में डिफरेंसेस इन बातों से रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और बदलाव आए, उनमें काफ़ी बदलाव आया और आज तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, क्योंकि मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ काम की वजह से घर पे। तो बहुत सपोर्ट करते हैं, घर को भी संभालने की मैं हिम्मत। उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी अपनी पोइट्री के माध्यम से? मैंने उनके लिए कुछ पोइट्री लिखी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उम्र की ढलान पर थके हुए से मेरे पिता, उम्र की ढलान पर थके हुए से मेरे पिता आज भी चिंता करते हैं मेरी जागने से सोने तक। कभी मेरी बीमार माँ की सेवा करते हैं खुश होकर, कभी खींचते हुए। उम्र की ढलान पर थके हुए से मेरे पिता। वाह। कभी उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की, कभी उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की, पर मैंने सुना है उन्हें छुपकर कई बार मेरी तारीफ़ें करते हुए। कभी उन्होंने मेरी तारीफ़ें नहीं की, पर मैंने सुना है उन्हें कई बार मेरी तारीफ़ करते हुए। मैं कितनी ही बार अनसुनी कर देती हूँ उनकी कही बातें, मैं कितनी ही बार अनसुनी कर देती हूँ उनकी कही बातें, लेकिन वो एक बार सुनकर भी मेरी हर बात मानते हैं। उम्र के ढलान पर थके हुए से मेरे पिता, उनके कहे कड़वे शब्द मैं भूल नहीं पाती, उनके कहे कड़वे शब्द मैं भूल नहीं पाती, पर वो भुला देते हैं मेरी कही हर कड़वी बात। क्या बात है। पर वो भुला देते हैं मेरी कही हर कड़वी बात। उनका होना ही बहुत है मेरे लिए, उनका होना ही बहुत है मेरे लिए, जैसे बरगद के नीचे मेरा बसेरा। क्या बात है, बहुत खूब। और अपनी माँ के बारे में कुछ बताएं। मेरी माँ लेक्चरर थी ज्योग्राफी की, तो उनका हमेशा से पढ़ाई पे बहुत ज़ोर रहता था, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट थी और उन्हें लगता था कि मेरी लड़की भी सेल्फ डिपेंडेंट हो और नाम कमाए। क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था तो मतलब मैं पहली संतान थी अपने पेरेंट्स की, तो उनका
थोड़ा परिवार की तरफ से ज़्यादा वेलकम नहीं हुआ था कि पहली संतान लड़की हुई है। तो मेरी मदर ने उसी समय डिसाइड किया था कि मैं इसको बहुत काबिल बनाऊंगी और ताकि इसका दुनिया में नाम हो। तो ये बात वो मुझे हमेशा बताती रहती थी और मोटिवेट करती थी कि तुम्हें मेरी लाज रखनी है, तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो उनका पढ़ने पे बहुत ज़ोर रहता था और अनुशासन उनका बहुत था। परिवार में शायद कोई लेखक या चित्रकार भी नहीं है, बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी, लोगों को किस तरह लिया, आप इन चुनौतियों से किस तरह निपटी? पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी पत्रकार के रूप में की थी, लेकिन शायद मेरे मन को किसी और चीज़ की तलाश थी और मैं कुछ और तलाश रही थी। जो मुझे शब्दों में मिला और मुझे रंगों में मिला, उस तलाश मेरी वहाँ आके पूरी हुई। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे इस चीज़ में जाना है जहाँ मैं अपने मन को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हूँ शब्दों के माध्यम से या कैनवास पे। तो फिर मैंने ये बताया तो उसका काफ़ी विरोध भी हुआ। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि एक रेगुलर जॉब हो, तुम सिविल सर्विसेज कर लो, ये कर लो, टीचिंग कर लो। लोगों ने भी राय दी कि लड़कियों के लिए बेस्ट होता है टीचिंग जॉब, बीएड कर लो अगर और कुछ नहीं करना। तो मतलब हर तरफ से राय, जैसे आप फ्री की सलाहें लोग देते हैं, आप मांगे या ना मांगे तब भी लोग आपकी सलाह देते हैं। आप एक लेखक होते हैं या आप एक कलाकार होते हैं, तो कलाकार होने की पहली शर्त शायद बागी होना होता है कि आपको अपने सपनों को फॉलो करना है। जो लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं उनकी परवाह नहीं करनी है। इस पे 2 लाइन हैं जो मुझे पूरा डिफ़ाइन कर देती हैं कि बागी हूँ मैं, अब रस्मों रिवाजों में क्या बंधूंगी। क्या? तो मैंने तो ठान लिया था कि मुझे यही करना है, और चाहे उसमें अभी पैसे हो या ना हो, स्टेबल करियर हो या ना हो, पर जब इस रास्ते पे चलना है तो वो चल के ही मालूम पड़ेगा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो मुझे इस राह पे ही खुशी मिलती है और मुझे लगता है यही मेरी राह है और इसी के लिए मैं बनी हूँ। आप फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रही हैं? जी, अभी अपनी कहानी फ्लर्टिंग मैनिया पे मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ। उस पर अभी शूट किया है, क्योंकि मुझे लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म बनाना, क्योंकि एक लिखना सबसे आसान काम होता है कि आप अपनी भावनाओं को लिख दें, लेकिन उस चीज़ को एक चलचित्र के माध्यम से उसे दिखाना और बहुत मुश्किल काम है। बेटियों के लिए पिछले कुछ सालों में दुनिया काफ़ी बेहतर हुई है, आप इसे किस तरह लेती हैं? थोड़ी बेहतर हुई है दुनिया, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अगर हम देखें कि वो आगे बढ़ी हुई महिला और उसके घर की क्या स्थिति है, क्योंकि अक्सर एक सक्सेसफुल औरत के घर में उसको वो सम्मान, वो प्यार नहीं मिलता। वो फ्रस्ट्रेट होती है, अंदर से दुखी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके घर का पुरुष है वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। तो बहुत मुश्किल है सामंजस्य बिठा पाना। और मुझे लगता है अगर हर आदमी ये भी सोचे कि यही मेरी तरह ही सेम वही इंसान है और बराबरी पर है, तो शायद इस तरह की परेशानियां और भेद मिट जाए और दुनिया और बेहतर हो जाए महिलाओं के लिए। मतलब समाज में बेटा बेटी में भेद तो आज भी कायम है? हाँ, बिल्कुल कायम है, और ख़ासकर जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है उसमें काफ़ी मुझे भेद दिखता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एक पड़ोस में बच्चा हुआ, तो 2 पड़ोसी पूछ रही थी एक दूसरे से, तो बोलती हैं कि अच्छा क्या हुआ, तो बोलती हैं कि बेटी हुई है। हाँ चलो ठीक है, बेटी भी लक्ष्मी होती है। तो जो ये कहने का टोन है कि चलो ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेटा होता तो वो नहीं कहती। पहले वो तुरंत कहती है कि बधाई हो, मुबारक हो, जो भी है, तो चलो ठीक है, बेटी भी लक्ष्मी है। तो एक ये जो टोन है ना, तो वो मिडिल क्लास की मेंटलिटी दिखाता है कि अभी भी बेटी का उतना स्वागत, उतना नहीं होता जिसकी वो हकदार है, जबकि बेटी सृष्टि है। अगर बेटी ही ना हो तो ये सोसाइटी, दुनिया कैसे चलेगी? मेरा अक्सर कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, क्या स्त्री की सफलता के पीछे भी कोई ना कोई पुरुष होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि एक आगे बढ़ने के लिए और अच्छे मन से आगे बढ़ने के लिए घर में प्यार का माहौल होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं और आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, तो और आपके रास्ते भी आसान होते हैं और आपको प्रेरणा भी मिलती है आगे बढ़ने की। मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा परिवार है और मेरे हस्बैंड दुष्यंत। वो आपके आलोचक ज़्यादा हैं या प्रशंसक हैं?
वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो मुझे हर तरह से जो चीज़ जैसी है वो मुझे वैसे दिखाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं वाकई कुछ अच्छा कर रही हूँ तो वो मुझे पॉजिटिव नोट पे मुझे तारीफ़ करते हैं, और अगर मैं गलत कर रही हूँ तो उसे भी बहुत फ्रेंडली वे में मुझे समझाते हैं कि थोड़ा इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। आप हमारे प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज है स्त्री पुरुष दोनों की भागीदारी से बनता है, तो मैं चाहूँगी कि स्त्रियां भी ये समझें और पुरुष भी ये समझें कि दोनों बराबर हैं। और स्त्रियों को खासकर मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी पहचान उन्हें खुद बनानी है, ना कि उन्हें उनके पिता, पति या पुत्र के नाम से जाना जाए। उन्हें अपनी पहचान ऐसे बनानी है कि उन्हें खुद के नाम से जाना जाए। तो मैंने तो यही सीखा है, जो दबता है उसे और दबाया जाता है। तो आपको अपने जीवन के फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, ताकि बाद में आप किसी को दोष ना दे पाएँ कि मेरी लाइफ में ये कमी रह गई तो इसका जिम्मेदार मेरा पिता है या मेरा पति है। आपको खुद इस काबिल बनना है कि आप अपने फैसले खुद ले सकें। आप बहुत अच्छी पोइट्रेस हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरत सी कोई पोइट्री हो जाए। मैं प्रेम कविताएं लिखती हूँ, तो मैं आपको 2 प्रेम कविताएं सुनाती हूँ, छोटी छोटी, क्योंकि ये एक संदेश है एक स्त्री के अपने प्रियतम के नाम, अपने साथी के नाम, कि अपने संदेशों से वो अपनी सारी सपने, महत्वाकांक्षाएं, प्यार, गुस्सा व्यक्त करती है। तो 2-3 संदेश सुनाती हूँ कि अक्सर कहते हो तुम, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ। प्रेम जो अनुशासित हो, प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय। वाह, क्या बात है। कहीं कोई रिश्ता चटकता है तो वजह होता है एक खालीपन, कहीं कोई रिश्ता चटकता है तो वजह होता है एक खालीपन। दोषी एक भी हो सकता है और दोनों भी, दोषी एक भी हो सकता है और दोनों भी। ये खालीपन ना भरने देना, ये खालीपन ना भरने देना इस रिश्ते में मेरे प्रिय। क्या बात है, बहुत खूब। हीरा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साधुवाद आपको कि आप इतना सुंदर प्रोग्राम बना रहे हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नाम करेंगी रोशन बेटियां। अब मैं बुलाना चाहूँगा समाजसेवी विष्णु जी गोयल को, जो हमारे इस अभियान में साथ खड़े हैं। वो आएँ और ईरा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है एक और बेटी के साथ। तब तक मैं धनराज दाधीच आप सभी से इजाजत लेता हूँ। अलविदा। दोस्तों, विपरीत हालात में कुछ लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। एक ऐसी ही बेटी जिसने अपने हौसले और जज्बे से 177 पुरुष कुलियों के बीच राजस्थान की पहली महिला कुली बन नया कीर्तिमान रच दिया। 178 आदमियों में एक लेडीज का रहना बहुत मुश्किल है। अपना 32 दाता में एक जीव को पता कौन कब बटकुआ जाए, तो मतलब है भी कोई हिम्मत वाली बेरबानी रह सके जब मैं अनपढ़ी, मैंने हमारा नाम ही को ना। यह कोई आसान काम नहीं था उसके लिए। सामान के बोझ से कहीं अधिक उस पर मानसिक बोझ था। रब की दुआओं से है ये, शुभ कामनाओं से है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे, महकी फिजाओं से है ये। रब की दुआओं से है ये, शुभ कामनाओं से है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे, महकी फिजाओं से है ये। हर घर को स्वर्ग बनाती है, आंसू पी के मुस्काती है, वो बेटी ही है जो सारी इस दुनिया को महकाती है। फिर क्यों खिलने से पहले मसला जाता है, फिर क्यों जग इनके मन को समझ न पाता है। खिलने दो इनको ये अपने